हाँ, खास के जो छोटे-छोटे जो दल थे, वो राज्यसभा का एक आध सीट बेच करके पार्टी फंड में पैसा लेता था चुनाव लड़ने। कहने का मतलब वो विकल्प के अभाव में अपने वोट को इन दोनों को ना देके बागी को दे देता है, नोटा को दे देता है, किसी को दे देता है। ठान ले जो हम बिहार को बदलने के लिए आए हैं चुनावी राजनीति में, कहना आसान है, करना मुश्किल होगा। सर, ये युवा बिहार में सबसे ज्यादा है। प्रोफेसर सतीश झा सर से बात करूंगा मैं। करीब 40% युवा है, करीब 2 करोड़ के आसपास बैठता है युवा। तो युवा इस बार क्या सोच के वोट डालने जाएगा सर? क्या उसके मन में है, क्या मुद्दा है उसके मन में? वैसे तो यदि देखा जाए तो युवा के लिए एक ही सोच होनी चाहिए, रोजगार और शिक्षा बिहार के संदर्भ में। लेकिन सवाल उठता है जो जब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है और जो जातीय जो भावना है वो जो जब जगता है, तो युवा युवा के रूप में वोट नहीं करके किसी जाति विशेष के सदस्य के रूप में वोट करना शुरू कर देता है। यही दुर्भाग्य है बिहार के संदर्भ में। वहाँ पे विकास और इस तरह के मुद्दे इसीलिए चुनावी राजनीति का हिस्सा नहीं हो पाया है, क्योंकि इस जातीय भावना से उठकर युवा भी वोट नहीं कर पाता है, बाकी की तो बात अलग है। लेकिन ये एक वर्ग जो है जिसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में एस्पिरेशनल क्लास, जिसको अब रिजर्वेशन की जो राजनीति या जो इज्जत की जो लड़ाई थी या जो कहा जाता था जो लालू जी या सामाजिक न्याय की राजनीति, स्वर्ग नहीं दिया स्वर दिया लोगों को, तो स्वर की जो राजनीति थी, वॉइस जो कहा जाता था, वॉइस टू द वॉइसलेस, वो अब एक तरह से उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं रहा है। वो तो मिल गया, वो तो जो मिलना था मिला। अब उसका अगला चरण क्या होगा? यदि उस आधार पे ये जो आप बोले हैं 40 करोड़ जो जो यूथ का जो वोट है, ये बड़ा डिसाइसिव है और प्रशांत किशोर इसी के अगल-बगल हमको लगता है अपनी पूरी राजनीति को केंद्रित किए हुए हैं। तो एक तरह से ये टेस्ट भी होगा इस इलेक्शन में, जो ये क्लास अभी बिहार के संदर्भ में कास्ट से ऊपर उठ पाया है कि नहीं उठ पाया है। दूसरा सवाल है जो आप मनीष जी को पूछे थे, जो बाहुबली वाला, तो बाहुबली अब है जो उसका बिहार के संदर्भ में एकदम लोकतांत्रिकरण हो गया, डेमोक्रेटाइजेशन हो गया। बाहुबली के बदौलत कोई राज्य का चुनाव नहीं जिता सकता है, लेकिन कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां वो लड़ते हैं वो जरूर जीत जाते हैं। और इस तरह के बाहुबली एक दल में नहीं, सब दल में आप देखेंगे कैंडिडेट हैं। अनंत सिंह है तो उधर सूरजभान सिंह है, तो उधर साहबुद्दीन के बेटे हैं। हर दल ने इस तरह के 2-4 कैंडिडेट खड़े किए होंगे और वो सीट जीत भी लेंगे, वो लोग जीतते भी है। तो लेकिन जो पैसा वाला फैक्टर है वो तो इतना इंपॉर्टेंट है, जो असेंबली तो छोड़ दीजिए, अभी पंचायत के इलेक्शन में मनीष जी और हम एक बार चर्चा भी कर रहे थे, जो आप जाइए गांव घर में तो वहां के जो मुखिया का चुनाव होता है उसमें कहता है जो 25 लाख 30 लाख रुपया खर्च होता है एक मुखिया के चुनाव में। तो अब अंदाज कीजिए मुखिया प्रमुख के चुनाव में जब इतना खर्च हो रहा है, तो असेंबली और पार्लियामेंट में कितना होगा। और जो बेचने का मामला है, तो पहले राज्यसभा के सीट बेचे जाते थे बिहार में, हर दल बेचता था। हाँ, खास के जो छोटे-छोटे जो दल थे, वो राज्यसभा का एक आध सीट बेच करके पार्टी फंड में पैसा लेता था चुनाव लड़ने के लिए। तो अब तो राज्यसभा से उठ के आ गया है लोकसभा, अब इस बार तो असेंबली में भी चार्ज लग रहा है, जो हर सारे सीट में से कम बहुत सारी सीट पैसे के आधार पे बिके हैं। तो पैसा वाला एक बहुत बड़ा फैक्टर है और ये ऐसा फैक्टर है जिसका कि नेक्सस हो जाता है करप्शन से, जिसका नेक्सस हो जाता है क्राइम से, जिसका नेक्सस हो जाता है बिहार के अंडर डेवलपमेंट से। एक तरह से ये एक ऐसा भीषस सर्कल बन जाता है जो इसको तोड़ना बिहार के संदर्भ में आसान नहीं है। भले ही कोई ठान ले जो हम बिहार को बदलने के लिए आए हैं चुनावी राजनीति में, कहना आसान है, करना मुश्किल होगा। इसीलिए प्रशांत किशोर के प्रति लोगों की क्यों ये लगातार बड़े ही रुचि के साथ पूरे दुनिया में लोग देख रहा है बिहार के राजनीति में, जो प्रशांत किशोर का ये प्रयोग किस स्टेज तक पहुंचता है, प्रयोग ही है। और 40 करोड़ यूथ और बिहार की जो परिस्थिति है और जो जातीय राजनीति तो पूरे देश में है, बिहार बदनाम है, लेकिन कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां जात के आधार पर वोट नहीं पड़ता है। लेकिन बिहार के संदर्भ में है जो उसी के अगल बगल पूरी राजनीति घूमती है वहां। तो ये तमाम चीजों के बावजूद ये जो एक नया प्रयोग हो रहा है बिहार में, उस प्रयोग के लिए अभी कोई जमीन है कि नहीं है, तैयार हुआ है या नहीं हुआ है, ये हमको लगता है इस बार टेस्ट केस होगा इस चुनाव का। प्रोफेसर ठाकुर साहब, एक और बताइए, लॉ एंड ऑर्डर, विशेष तरह महिलाओं में शराबबंदी और लॉ एंड ऑर्डर, इन दो विषय पे क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो मैं जरा युवा वाली बात पे एक बार कहूं कि जी 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 युवाओं का प्रभाव राजनीति पे तब ज्यादा पड़ता है
जब युवा कोई आंदोलन करने के बाद राजनीति में परिवर्तन करने की बात करे, तो प्रशांत किशोर जी ने जो बातचीत शुरू की, उन्होंने पहले ही कहा मैं कोई आंदोलनकारी नहीं हूँ। तो वो एक तरह से कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स लेके आए। कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स में जो युवा इन्वॉल्व हैं, वो पेड वर्कर्स उनके हैं ज़्यादातर। कोई विचारधारा को लेके युवा उनके साथ नहीं है। नहीं। विचारधारा के रूप में उनके पास तो जाति ही बच जाती है, जी तो फिर वहीं चले जाए। यदि प्रशांत किशोर किसी विचारधारा को लेके आते और कहते कि हम विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो एक आंदोलन का स्वरूप ले लेता, लोग युवा उसमें जुड़ जाते, जैसे मान लीजिए इमरजेंसी के एंटी इमरजेंसी में लोग जुड़ गए, जी तब शायद आप युवाओं को एक कैटेगरी के रूप में देख सकते थे कि इनका वोटर्स का एक कैटेगरी डेवलप कर गया। तो वो मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा कैटेगरी के रूप में वो डेवलप कर रहा है। और रही बात आप कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर और शराबबंदी का, शराबबंदी। तो मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। और नीतीश कुमार की जो एक खासियत रही है, वो ये है कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया है। कितना भी हम कहें कि अभी लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब हो गया है, फिर भी ऐसा लगता है कि लोगों के दिमाग में जो प्री नीतीश कुमार लॉ एंड ऑर्डर है, उसकी तुलना में ये बेहतर उनको लगता है। और दोनों में अंतर शायद ये है कि वो जो लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ था, उसमें कहीं न कहीं ऐसा लगता था कि स्टेट पार्टी हो गया उस लॉ एंड ऑर्डर खराब होने में। नीतीश कुमार का जो लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ भी है, तो ये नहीं लगता है कि स्टेट उसका पार्टी है। स्टेट का फेलियर हो सकता है, स्टेट उसका पार्टनर नहीं है। पहले ऐसा लगता था स्टेट उसका पार्टनर हो गया है। पार्टनर तो है। ये बहुत बड़ा फ़र्क मुझे लगता है इसमें है। दूसरी बात है शराबबंदी की। महिलाएँ निश्चित रूप से शराबबंदी लॉ एंड ऑर्डर की तरह ही महिलाओं के लिए शराबबंदी भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। हालाँकि बिहार का शराबबंदी कैसा है, क्या है, इस पे अलग से बहस कर सकते हैं, क्योंकि कितना रेवेन्यू का लॉस हो रहा है बिहार को, जो बगल वाले स्टेट्स को मिल रहा है, बंगाल को मिल रहा है रेवेन्यू, यूपी को मिल रहा है। वो एक चीज़ हो सकती है बात करने की। और बिहार में कैसे स्मगल्ड हो रही है शराब, हो रहा है शराब, और शराबबंदी के बाद बिहार में कैसे ड्रग्स का माफिया क्रिएट हो गया है, ये सब पे अलग से बात की जा सकती है। जी लेकिन ये सब अगली वीडियो में करेंगे सर, फिर भी नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे हाँ, फिर भी महिलाओं के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि महिलाएं शराबबंदी से जनरली खुश हैं। सर झा सर से बात करूंगा कि ये लड़कियों में देखा गया था, हमारे जब संवाददाता गए थे, रिपोर्टर गए थे, पूछा गया था, उन्होंने कहा लॉ एंड ऑर्डर पहले से तो अच्छा हुआ है, इतना सुरक्षित नहीं है जैसा बाकी स्टेट में है। नहीं, बिल्कुल जो मनीष जी बोल रहे थे सही बोल रहे थे, क्योंकि 2005 में जो नीतीश कुमार जहां से शुरू किए, वो एक तरह से काफी सराहनीय था, क्योंकि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल बिगड़ गया था। क्योंकि बिहार के बारे में शायद लोगों को जानकारी नहीं है, जो बिहार एक समय में भारत का सबसे बेस्ट गवर्न्ड स्टेट के रूप में जाना जाता था। एक बहुत ही मशहूर विशेषज्ञ थे प्रशासन पे, एप्पलबी। 50 के दशक में नेहरू के समय में उनको बुलाया गया था भारत में प्रशासन के विषय में अपनी राय देने के लिए। उन्होंने ये राय दिया था जो बिहार का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो इंडिया का सबसे बेस्ट था। वहां से चलते चलते स्थिति ये हो गई, जो 2005 तक जंगल राज हाई कोर्ट ने कहा, और आजकल देखते हैं जो हर आदमी कहता है जंगल राज। तो ये स्थिति नीतीश कुमार को मिला था धरोहर में। वहां से उन्होंने शुरू किया और बिहार की स्थिति में काफी सुधार भी आया, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता है। क्योंकि आप पाएंगे लड़कियां हो या बाकी चीज हो, जो होता था लोगों को किडनैप करने का एक इंडस्ट्री बन गया था एक जमाने में। तो इन तमाम चीजों को उन्होंने बड़ा ही सफलतापूर्वक प्रशासन के माध्यम से इस पे अंकुश लगाया। लेकिन धीरे धीरे कई कारण हुए, खास करके 2014 के बाद, जब राजनीतिक रूप से उनका जो अलायंस था वो एक क्राइसिस में आया बीजेपी के साथ। उन्होंने अपना पाला बदला, पहली बार 14 में, फिर दूसरी बार 17 में, फिर तीसरी बार 22 में। तो ये तमाम चीजों से एक अस्थिरता आई वहां के राजनीति में, और अस्थिरता ऐसी चीज है जिसका प्रभाव प्रशासन पे पड़ता है। तो उनके नेतृत्व भी अस्थिर हो गया, उनकी जो पकड़ थी वो भी कमजोर हुई,
और धीरे धीरे कई तरह के चीज आ जाते हैं। करप्शन का भी एक चीज था। इंडिविजुअली नीतीश कुमार के बारे में उनके विरोधी भी बोलते हैं कि कोई करप्शन के इंस्टांसेस अभी तक नहीं मिला है, जी लेकिन उनके अगल बगल जो लोग हैं उनके बारे में कहा जाता है, जैसे प्रशांत किशोर का आरोप है और वो तो पूरे साक्ष्य के साथ आ रहे हैं पब्लिक डोमेन जी में, जो करप्शन में डूबे हुए हैं। तो करप्शन का एक फैक्टर था, वो इनका कमजोर हो गया। लॉ एंड ऑर्डर का एक फैक्टर था, वो कमजोर हो गया। इसको इन्होंने आइडियोलॉजिकल रूप दे दिया, जो नशाबंदी का जो मामला था। लेकिन सबको पता है जो ये खाली पेपर पे रहा है, लेकिन ये भ्रष्टाचार का एक आधार हो गया है बिहार में। कहीं शराबबंदी नहीं है और खुलेआम पैसे का खेल हो रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा। तो ये सब चीजें एक तरह से है जो नकारात्मक हो सकता है, निगेटिव एस्पेक्ट है उनके लीडरशिप का, उनके गवर्नेंस का। लेकिन 2005 में जब वो आए थे, उस समय की तुलना यदि पहले से की जाए तो उन्होंने काफी परिवर्तन किया एक सक्षम प्रशासक के रूप में। और सुशासन बाबू की जो संज्ञा उनको दी गई, वो ऐसे नहीं दी गई थी, उसके उसके कारण थे और वो उनका अचीवमेंट के रूप में गिना जाए। सर, प्रशांत किशोर का कई बार जिक्र किया है, तो ये बता दूं, लोग कह रहे हैं, विपक्ष वाले लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर अगर पार्टी हारती है, वैसे वो दावा कर रहे हैं कि मेरा पूर्ण बहुमत आएगा, 125 से ज्यादा आएंगी, 125 आती तो मेरी हार होगी। लेकिन विपक्ष कह रहा है प्रशांत किशोर पार्टी हारती है तो पार्टी दोबारा खड़ी कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। प्रशांत किशोर चुनाव इसलिए नहीं लड़ रहे इस विधानसभा में, वो हार गए तो लोग उन्हें फिर जीने नहीं देंगे। क्या कहेंगे सर इस पर? हार गए तो क्या नहीं, उनको क्या करेंगे? फिर बिहार में मतलब उस तरह से नहीं खड़ा होने देंगे। सोलंकी साहब, यदि हार गए प्रशांत किशोर तो उन्हें जीने नहीं देंगे, खड़ा नहीं होने देंगे बिहार में। हार जीत तो चुनावी राजनीति में इतना महत्वपूर्ण नहीं रखता है, क्योंकि कई बार राजा हार जाए कि तो ममता बनर्जी के नाम पे पूरी तृणमूल कांग्रेस बंगाल में जीतती है और खुद चुनाव हार गई थी, है ना, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां से लड़ी थी। तो प्रशांत किशोर यदि हार भी जाएंगे और उनका दल सफल होगा तो उनपे कोई नकारात्मक उसका प्रभाव नहीं। चुनाव नहीं लड़ रहे सर, वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उसका एक कारण हम समझ रहे बहुत हैं। से लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं, नहीं लड़ते हैं। नीतीश कुमार कभी चुनाव नहीं लड़े, नीतीश कुमार कभी असेंबली का इलेक्शन नहीं लड़े। लेकिन जो दूसरा सवाल है, जो प्रशांत किशोर का एक कारण है, जो अपने दल के भले ही नेता बहुत हों, लेकिन मेन स्टार कैंपेनर प्रशांत किशोर है। और यदि वो चुनाव में लड़ते तो शायद हो सकता है उनका एक बंधन भी होता, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से बंधते। तो अपने को उससे मुक्त रखने के लिए, और दूसरी बात, जो एक तरह से यदि आप खुद इन्वॉल्व नहीं है तो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन और बाकी जो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग के लिए हमको लगता है लीडर मुक्त हो जाता है। तो उस हिसाब से हमको लगता है जो उनका ये निर्णय हुआ होगा। लेकिन ये हमको नहीं लगता है प्रशांत किशोर लड़ते और हार जाते तो होता जो भैया ये अपने नहीं जीत सकते हैं तो ये बाकी पार्टी क्या चलाएंगे, इस तरह के आरोप शायद नहीं लगते उनको। सर ठाकुर सर, मुझे नहीं लगता है कि बिल्कुल मैं सतीश जी से सहमत हूँ कि इस कारण से प्रशांत किशोर नहीं लड़ रहे हों। यदि ये कारण हो भी तब भी ये इतना महत्वपूर्ण कारण मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि टॉप लीडरशिप को तो समय चाहिए, कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाना है, बहुत सारा स्ट्रैटेजी तय करना है, स्लोगन्स को तैयार करना है, और ये हर एक मोमेंट का मामला होता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और चूंकि पहली बार ये चुनाव लड़ रहे हैं तो खासतौर पे ये मुश्किल काम उनके लिए रहेगा। लेकिन ये तय है कि प्रशांत किशोर चर्चा में हैं और अभी उन्होंने अपना चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट जो घोषित किया है, उससे भी बहुत पॉजिटिव ये गया है, उसमें विचार गया लोगों में। कौन है कैंडिडेट? क्योंकि बहुत लोगों को ये लग रहा था जो उनका प्रेसिडेंट था पहले, भारती, मनोज भारती, वही कैंडिडेट है, चीफ मिनिस्टर के फेस है वो। हाँ, फेस है वो। पहले लोगों ने कहा कि मनोज भारती को उन्होंने मार्जिनलाइज कर दिया, प्रशांत किशोर खुद बहुत दम्भी हैं, वो सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं, वो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर बहुत दिन से कह रहे थे कि मैं चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहता हूँ और मैं सिर्फ खड़ा करना चाहता हूँ पार्टी को, और उन्होंने डिक्लेयर किया है कि मनोज भारती हमारा चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट होगा। हारे या जीते, कभी कभी बिहार एक ऐसी जगह है जो कभी कभी बहुत ही अनहोनी को कर जाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि अगले 15 दिन में लोग पलट जाए और कहे कि चलो ठीक है इन्हीं को जिता दें। तो मुझे याद है बिहार में एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक आदमी खड़ा होता था, मांगन इंसान, तो वो एक ढोल, टीन का एक ढोल रखता था
और ढोल बजाता था कि मैं हिंदू हूँ, न मुसलमान हूँ, मांगन इंसान हूँ। लोग उस पे हंसते थे। 2 चुनाव लड़ा वो, लोग उस पे हंसते रहे और तीसरे चुनाव में आखिरी 2 दिन में पता नहीं क्या हुआ बैटरी कि सारे लोगों ने उसको वोट कर दिया। और सारे मतलब मेजॉरिटी ने वोट कर दिया और वो जीत गए। जी। और सब लोग कहाँ से? आश्चर्यचकित थे। मेरे ही कदवा कॉन्स्टिट्यूएंसी से थे वो। और वो बीबीसी ने फिर उसका इंटरव्यू लिया मांगन इंसान का, कैसे जीत गया। वो अपना गाय वाय बेच के हर बार इसमें डालते थे। ये तो ये बिहार है, बिहार में कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट के मैच की तरह चुनाव आखिरी गेंद तक, आखिरी गेंद तक अनसर्टन है। तो प्रशांत किशोर एक ऐसा खिलाड़ी है जिसके बारे में अभी हम लोगों को ठीक से मालूम नहीं है कि वो क्या हो सकता है उसके साथ, क्या नहीं हो सकता। नियति किधर ले जाएगी उसको, इसका कहना काफी कठिन है। सर वीडियो बड़ी हो जाएगी, हमारी करीब 50 मिनट हो चुके हैं। अब मैं ये चाहूंगा कि सर जो बागी उम्मीदवार हैं, बागी, इनके लिए बताइए क्या क्या ग्रुप लाएंगे, क्या प्रभाव डालेंगे? ये सबसे हमेशा ही ज्यादा होते हैं। पार्टी बागी, पहली बार थोड़ी बागी हुए हैं, हमेशा ही लोग बागी रहते हैं। बागियों का 4-5% का खेल रहता है। जहाँ पे 4-5% पे कुछ फर्क पड़ने वाला है वहां हो जाता है, जहाँ नहीं फर्क पड़ने वाला वहां कुछ ज्यादा कुछ होता नहीं है। बागियों का खेल तो हमेशा। कांग्रेस में कितने बागी हैं, भाजपा में कितने बागी हैं, इस वक्त जेडीयू में कितने बागी हैं। इसमें प्रशांत किशोर एक चीज अक्सर बोलते हैं, जो प्रशांत किशोर को कई पत्रकार पूछते थे, जो आपका जो वोट शेयर है वो 10% से ऊपर नहीं बढ़ रहा है और चुनाव जीतने के लिए 28% से ऊपर होगा तब आप मैदान में टिकेंगे। उनका ये कहना है, जो पिछले कुछ चुनावों को यदि आप उठा के देखें तो एनडीए और महागठबंधन के वोट्स को बांटने के बाद, परसेंटेज को बांटने के बाद 28 से 30% का वोट है जो बच जाता है, जो बागी को, नोटा को, इस तरह के लोगों को हमेशा बिहार में गया है। कहने का मतलब वो विकल्प के अभाव में अपने वोट को इन दोनों को न देके बागी को दे देता है, नोटा को दे देता है, किसी को दे देता है जी। तो कहने का मतलब प्रशांत किशोर उस पे भी इस बार उनके दिमाग में चल रहा है, यदि हम एक विकल्प के रूप में जाएंगे तो ये जो वोट लोग बर्बाद करते हैं बागी को देख के, नोटा करके या बाकी चीज करके, वो शायद हो सकता है हमको मिले। उनका एक ये भी फैक्टर है। तो लेकिन 10-12% वोट मिलने पे 5-7 सीट 10 सीट मिल भी सकता है उनको। और कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो बैलेंसिंग एक्ट में आ जाएं कि उनके चलते किसी की सरकार बनेगी, हंग असेंबली में हो जाए, हंग असेंबली हो जाए, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, कहावत ये भी सर, बारात किसी की भी जाए दूल्हा तो नीतीश बाबू बनेंगे। हाँ, इस बार तो यही लग रहा है। अभी तो फिलहाल यही क्या हो जाए, नीतीश बाबू नहीं बनेंगे? बनेंगे, बारात किसी की भी निकले, बारात दूल्हा नीतीश बाबू रहेंगे। हाँ वो तो है, नीतीश बाबू का तो जब तक रहेंगे तब तक तो दूल्हा के रूप में उपलब्ध है वो चाहे महागठबंधन में चले जाए या एनडीए पे चले जाए। उसमें एक ही अड़चन है, यदि प्रशांत किशोर की संख्या बढ़ गई तो हमको लगता है ये फाइनल ओवर नहीं माना जाएगा इस इलेक्शन को, एक चुनाव और होगा और ये दोबारा चुनाव होगा, मिड टर्म। यदि प्रशांत किशोर के चलते दोबारा चुनाव होगा तो एक बड़ा परिवर्तन ये आएगा कि मुस्लिम कम्युनिटी का वोटर्स उधर शिफ्ट कर सकता है। बहुत बड़ी बात कही सर आपने, और इसी बात पे हम यहाँ पे उसको रोकेंगे। वीडियो बहुत बड़ी होती जा रही है और 2 पार्ट में वीडियो आएगी हमारी। अगले चुनाव में अगला जो आपके साथ बैठेंगे यही रहेंगे कि जो जातिवाद की हम बात कर रहे हैं, मुस्लिम किधर जाएंगे, एससी किधर जाएंगे, क्योंकि मायावती जी लड़ नहीं रही है और ये क्या नाम है, बाकी छोटे दल लड़ नहीं रहे, कहीं ना कहीं वो वोट किधर शिफ्ट होगा, अगली वीडियो में बात करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, प्रोफेसर बंदा खट्टर साहब, प्रोफेसर सतीश झा सर। अगली वीडियो फिर मिलेंगे, बने रहिए, नमस्कार। थैंक यू।